हे गाइस, सो वेलकम बैक टू सुपर जेई। माय नेम इज सौरभ मौर्य। सो गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो कैपेसिटर का थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन है आधे घंटे का, उसको हम लोग देखने वाले हैं। आपको मैं एक चीज और बता दूं कि हमारे पास एक बम्पर ऑफर आप लोगों के लिए है। ये कि आप लोग को ये पता होगा कि 3 महीने, ये तो 6 मंथ, 12th मंथ, 18th मंथ का मैं आपको पैक दिखा रहा हूं, बट अनअकैडमी पे अगर आप जाके ऐप डाउनलोड करें और आप वहां पर आईटी जेई सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें, या फिर आप वेबसाइट से ही कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप वहां से ले सकते हो। तो आपको एक चीज पता होगा कि इस समय आपके पास देखिए, जनवरी खत्म, फरवरी खत्म, मार्च खत्म, अब अप्रैल है, मई आएगा, फिर जून, उसके बाद जुलाई में आपका एडवांस का है। और अनअकैडमी पे आपको कोटा के, वाइब्रेंट के, न्यूक्लियस के और हम लोगों के भी एडवांस के बैच रैपिड रूप से शुरू होते हुए दिख रहे होंगे। साथ में ड्रॉपर बैच भी आ रहा है। तो पढ़ाई को रोकिए मत। आप आज ही आप 3 मंथ के पैक पर 1 मंथ का आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा रहे हो, यानी 1 मंथ आप फ्री पा रहे हो। यानी जो बच्चे हमें देख रहे हैं, यानी सुपर जेई चैनल पे काफी सारे बच्चे हैं जो जानते हैं कि सौरभ भैया अभी आप ड्रॉपर के लिए पढ़ा रहे हो, यानी आप टारगेट करा रहे हो जेई में, तो मैं आपसे बस यही कहूंगा, ये कोड यूज करना, आपका ऑफर अपने आप एक्टिवेट हो जाए। टारगेट, TARGET, टारगेट। मैं तुम्हें अभी 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने के लेने की इसलिए नहीं कह रहा हूं दोस्त, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें अभी फोकस केवल 4 महीने के लिए। तो आप सोचो, 3 मंथ के पैक पर 1 मंथ आपको बम्परली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। इससे बढ़िया क्या होगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप कोड कौन सा यूज करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोड यूज करना है टारगेट, है ना, और ये 1-2 दिन के अंदर आपका एक्सपायर हो जाएगा। सो प्लीज यूज दिस कोड टारगेट। यहां पे मैं बड़े अक्षरों में भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको लगे और समझ में आए। उसके बाद मान लीजिए आप कह रहे हो कि भैया मेरा थोड़ा फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, मैं थोड़ा फाइनेंशियल सही नहीं हूं, तो आपके लिए एक मेगा यू सेट होने वाला है, अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट। 28 मार्च को पेपर है, इनरोलमेंट बिल्कुल फ्री है भैया। संडे को 12 बजे से 3 बजे तक का पेपर है। टोटल स्कॉलरशिप 1 करोड़ रुपए का है। अमेजॉन वाउचर भी आपको मिल रहा है। तो भाई देरी किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाओ, क्लिक करो, इनरोल करो। केवल कितना, 12 से 3 बैठ के एग्जाम दो। मेगा यू सेट है, याद रखना। तुम्हारा यहां पर फ्री सब्सक्रिप्शन 6-6 महीने तक का जीतने का चांस है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। 28 तारीख यानी आज से कल, मतलब कल या परसों आप मान सकते हो कि आपका ये पेपर है। तो लिंक दिया हूं। दूसरी चीज, टेलीग्राम की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी। टेलीग्राम लिंक को भी आप जाके जरूर ज्वाइन करें। इसका पीडीएफ मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, है ना। तो कुछ कारणवश से आपकी जो लेक्चर्स है उनको मैं आज कैपेसिटर के यहां पर पब्लिश कर दे रहा हूं। आप उस लेक्चर्स को देखें, आप उन लेक्चर्स को एसेस करें। और बहुत सारे बैचेस भी आ रहे हैं आपके लिए। जो बैचेज हैं वो आपको पता है कि बहुत सारे बैचेज जो हैं वो कंटिन्यूसली रन हो रहे हैं। ईयर लॉन्ग बैचेज हो, चाहे जिस तरह की बैचेज हो, तो आप किसी भी बैचेज का फायदा उठा सकते हैं। तो मैं आपको एक बार बैचेस पूरा का पूरा दिखा दे रहा हूं। आप एक बार बैच भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, बैच भी हमें ज्वाइन करना है। सो जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग यू ऑल बैच डिटेल्स, है ना। ऐसा नहीं है कि 1-2 बैच डिटेल्स, हम सारे बैच डिटेल के बारे में आपसे बात कर लेंगे। सो हियर वी गो। तो ये कुछ बैचेस हैं, देख पा रहे हो आप, ये बैचेज। एक रैंक रिफाइनर बैच है, ठीक है। ऑल स्टार जेई मेन बैच है। तो ये बैचेज भी आपकी स्टार्ट होने वाले हैं। एक 23 मार्च से स्टार्ट हो, एक 26 से, एक 26 से, एक 24 से। तो ये बैचेज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इन बैचेज में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए सिंपली। 2021 जेई एडवांस का देखिए, एक बैच, दो बैच तो केवल आपके 2021 के लिए। वो भी कौन पढ़ा रहा है, एक तो आपके जितने भी टीचर्स हैं, दूसरा न्यूक्लियस के जितने भी कोटा के टीचर्स हैं वो आपके लिए जेई एडवांस का बैच ला रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या होगा यार कि आपको जेई एडवांस की भी तैयारी यहीं पे मिल ही जा रही है। जाइए, मस्त होके पढ़ाई करिए। बाय। ओके, सो हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग सेंटर ऑफ मास के बारे में समझने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग इसमें परमानेंटली हम लोगों ने जो ये ऐलान किया था कि हम लोग क्रैश कोर्स करेंगे, यानी माइटी बैच करेंगे, तो उसमें कोई छुट्टी, जितना भी तर त्योहार अपने आ रहे हैं, उसकी वजह से आपकी पढ़ाई इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी सबकी एक साथ मिलके रहेगी। तो उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से आज और क्लास मैं यूट्यूब पे नहीं ले पाऊँगा, है ना। 1-2 शूट चलने वाले हैं, कुछ कॉलेजेस में विजिट भी हैं, प्लस घर पे त्यौहार वगैरह भी हैं। उसकी वजह से मैं डिसाइड किया कि भाई आपको मैं
प्रीमियर कर दूंगा लेक्चर सेम कंटेंट के साथ, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई बाधित ना हो, हमारे टाइम टेबल में कोई रुकावट ना हो। तो 30 तक ऐसे ही चलेगा। 31 से फिर से हम लोग वापस अपने इसी रूप में आ जाएंगे जैसे हम लोग कंटिन्यूअस लाइव क्लासेस लेते थे। बाकी स्पेशल पे क्लासेस चल रही हैं, स्पेशल पे क्लासेस की कोई दिक्कत नहीं है, घर से भी मैं स्पेशल पे लूँगा, बैठ के वहाँ पे करना होता है, इतने सारे तामझाम नहीं लेके जाना होता है। यहाँ आपको OBS सेट करो, फिर सामने माइक लगाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं। स्पेशल का जो सिस्टम है वो बहुत आसान है, आप लैपटॉप खोलिए, पेन टैब लीजिए, बस सब कुछ काम आपका ईजिली हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सेंटर ऑफ मास, है ना। COM के नाम से इसको ज़्यादा करके जाना जाता है, यानी इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास के नाम से जानते हैं। कई सारे बच्चे इसको पढ़े हैं, कई सारे बच्चे इसको नहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, सेंटर ऑफ मास टॉपिक में ऐसा कुछ हार्ड टाइप की चीज़ नहीं है। आपको अगर बेसिक कुछ पार्ट आने लगेगी, यानी शुरुआत का अगर आपने 30 मिनट मेरी वीडियोस को अच्छे तरीके से देख लिया, समझ लिया, फिर आपको अपने आप लगेगा ना कि हाँ भैया ये तो काफ़ी इजी चीज़ आप बता रही हो, काफ़ी मज़ेदार चीज़ आप बता दी हो, जिसको देखने के बाद हमारा सारा डर खत्म हो गया। क्योंकि सेंटर ऑफ मास का नाम ही है कि भैया आपको सेंटर ऑफ मास ऐसा पॉइंट खोजना है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, सेंटर ऑफ मास में जो पहली पॉइंट आप लिखेंगे वो लिखेंगे कि किसी भी कन्फाइंड बॉडी का जो भी मास होता है, हम ऐसे किस पॉइंट पर मान लें कि सारा का सारा मास जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है। मास इज कंसंट्रेटेड, और जिस पॉइंट पर ये मास कंसंट्रेटेड होगा उसी पॉइंट को, लेट सपोज दिस इज पॉइंट नंबर O, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास अगर सिमेट्रिक फिगर का हुआ तब तो आसान रहता है कि भैया चलो सिमेट्रिक फिगर है, सिमेट्रिक फिगर में देख ताक कर बातें हो जाती हैं, सिमेट्रिक फिगर में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये आसान के पलड़े पे होता है, जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तुम्हारा एक सर्किल हो गया, स्फेयर हो गया। लेकिन जब भी कभी आपका नॉन यूनिफॉर्म या नॉन सिमेट्रिक फिगर आता है, या नॉन सिमेट्रिक फिगर आता है, तब आप लोग क्या करते हैं, मास डिस्ट्रीब्यूशन के सहारे, याद रखना मेरी हर पॉइंट, मास डिस्ट्रीब्यूशन के सहारे। अब मास डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें पता है, लैम्डा भी हो सकता है, रो भी हो सकता है, सिग्मा भी हो सकता है, के सहारे इंटीग्रेट करके निकालते हैं। यानी अगर आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया तो आप इंटीग्रेट करके उसे निकालना। तीसरी चीज, जो पोजीशन होता है आपका, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमेशा याद रखिएगा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी जो भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। इसको कोई मतलब नहीं है कि आपने जो पोजीशन के बारे में बताया है वो किस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट से लिया है। आप x, y, z से ले रहे हैं या x1, y1, z1 से ले रहे हैं, कोई मतलब इसको नहीं होता है। तीसरी चीज हो गई है। चौथी चीज, जो पोजीशन होता है सेंटर ऑफ मास का, पोजीशन ऑफ COM डिपेंड्स ऑन, कौन कौन से पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जानना। पहला पॉइंट ये डिपेंड करता है प्यारे बच्चों शेप ऑफ बॉडी पे, यानी अपनी बॉडी का शेप क्या है। दूसरा डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी पे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई सिंपल सी बात है, शेप पे तो करना ही करना है, क्योंकि सारा का सारा काम उसी से चल रहा है। जैसा शेप रहेगा, अगर सिमेट्रिक रहेगा तो बीच में, अगर सिमेट्रिक नहीं रहेगा तो यू हैव टू डू इंटीग्रेशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि कैसे वहाँ पे मासेस डिस्ट्रीब्यूट है, मासेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर रखता है कि जब हम लोग ये काम करते हैं। तो वी कैन से दैट कि इन दो फैक्टर पे करता है। अच्छा, अब आर सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या तरीका है, अगर मान लीजिए आर पोजीशन सेंटर ऑफ मास निकालना है, सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मास मूवमेंट डिवाइडेड बाय, या फिर इसको लिख लो सिग्मा मास मूवमेंट, टोटल मास मूवमेंट डिवाइडेड बाय सिग्मा मास। अब ये जो मास मूवमेंट होता है ये होता है सिग्मा मास मूवमेंट को बोल सकते हो। एक्चुअली में जो मूवमेंट होता है मास का विथ रिस्पेक्ट टू उसके पोजीशन वेक्टर से, उसको मास मूवमेंट बोलते हैं। इसको वी कैन से दैट M1 R1 एक के लिए है, दूसरे के लिए M2 R2 है,
फिर M3 R3 है, ऐसे करके सो ऑन होगा। और टोटल मास का हम लोग क्या मतलब बोल सकते हैं कि भैया टोटल मास अपने पास होगा M1 प्लस M2 प्लस M3, वेक्टर नहीं लगेगा, प्लस डॉट 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 Mn। सो कंक्लूडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा कि R सेंटर ऑफ मास जो होगा वो हो जाएगा M1 R1 वेक्टर प्लस का M2 R2 वेक्टर प्लस डॉट 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 Mn का Rn वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हो गया, ये जनरल एक मैंने पॉइंट निकाल लिया कि भैया अगर मान लीजिए कोई इस तरह के एक्सिस से एक मास यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हम लोग बोल सकते हैं इस पॉइंट के सहारे अगर मान लेते हैं ये पूरा का पूरा आर सेंटर ऑफ मास है, मतलब जैसे Mn बॉडी है तुम्हारे पास, अब नंबर ऑफ बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट है वो है आर सेंटर ऑफ मास। इसी पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हम बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि भाई आर सेंटर ऑफ मास क्या होगा हमारा। तो हमने कहा कि चलो ठीक है मास मूवमेंट बाय मास कर लेते हैं। तो जब हमने मास मूवमेंट बाय मास किया तो हमारे पास आ गया। तो ईजी पीजी है, कोई खास बात नहीं है। अब यही मान लो कि हमारे पास ये किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आ गया, जैसे मान लो ये है, तो ये मान लो अपना ये x हो गया, ये z हो गया, ये y हो गया। अब अगर x सेंटर ऑफ मास बोल दिया निकालने को तो आप बोलोगे m1 इंटू कोऑर्डिनेट वाला x1 प्लस m2 इंटू कोऑर्डिनेट वाला x2 प्लस का डॉट 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 डिवाइड कर दोगे m1 प्लस m2 प्लस m3 से। अगर आपसे y सेंटर ऑफ मास पूछ लिया तो आप m1 y1 वेक्टर प्लस m2 y2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई क्या m1 प्लस m2 प्लस m3। तो आप समझ पा रहे होगे कि हमने क्या कोई नई चीज़ किया क्या? अरे जो हमने अभी तक आपको पढ़ाया था वही पढ़ाई को हमने दूसरे तरीके से बस लिखने की स्टाइल को बदल दिया। यानी अब कोऑर्डिनेट के बारे में हम काम कर रहे हैं तो ये y ये z ये x वाला जो कोऑर्डिनेट है बस इसके बारे में हमें अब सोचना है, कोई नया काम थोड़ी करना है। तो जनाब हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं कि भैया अगर आपको z सेंटर ऑफ मास लिखना है तो z सेंटर ऑफ मास भी आप लिख सकते हैं m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3, उसके बाद जो भी आपको मन करे आप जहाँ तक जाना चाहें, आपके ऊपर कोई रुकावट नहीं है। ओके, सो ये तीनों पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? बताइए। सो ये तीनों पॉइंट आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये अपना बेसिक बातें हैं जो सेंटर ऑफ मास के अंदर सारे बच्चे पढ़ते हैं। बेसिक बातें, इसमें कुछ नया या कुछ बहुत अलग तरीके से कोई चीज़ नहीं है जो आपको देखने को मिलेगा। इसमें सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, बहुत अच्छी तरीके से बताई गई हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई हैं। इसमें कोई भी नई चीज़ आपको नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही होगी। चलिए अब अगर मान लीजिए अपने पास आ गया कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मान लीजिए अपने पास ये आ गया कि हमसे अब कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? सिंपली मैं ये PDF आपको शेयर कर दूंगा, इसलिए थोड़ा अच्छे से बनाना पड़ रहा मुझे, नहीं तो मेरा कोई मन नहीं है इतना अच्छे से लिखने का, ना मैं इतना अच्छे से लिखने की कोई क्लास किया हूँ। सो कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि मेरे पास जो मास था पहले और अब में ये हो गया कि अब यहाँ पर जो मास है वो लैम्डा है ना? तो लैम्डा मतलब क्या हो गया कि अगर इसका लेंथ L है तो जो मास है वो पर यूनिट लेंथ पे है m/L। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर लैम्डा इजकल टू m/L है तो जो मेरे पास, अगर मैं इसे किसी कोऑर्डिनेट में रख दूँ तो मेरे पास जो x सेंटर ऑफ मास आ रहा होगा वो आ रहा होगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x का dm। तुम्हें पता है ना dm वगैरह क्या है, छोटा सा लेंथ काटेंगे, वैसे वो सारी चीज़ें भी मैं करके दिखा ही रहा हूँ तुम्हें। सो चिंता करने वाली कोई ऐसी तो बात है नहीं। 1/m इंटीग्रेशन ऑफ y का dm, ठीक है, और z सेंटर ऑफ मास तुम्हारा हो जाएगा 1/m इंटू इंटीग्रेशन ऑफ z का dm, ठीक है।
अब इसी को अलग तरीके से अगर आपको लिखना है तो अलग तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म दिख रहा है, यानी जैसे ये थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म कंडीशन की तरफ है ना, जब यूनिफॉर्म कंडीशन हो तब तुम ये वाला लगा सकते हो कि 1/m 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 बाहर निकाल लिए। लेकिन अब मान लो कि आपको दिखे कि नहीं भैया डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरा पलटवार है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा उल्टा का उल्टा दिख रहा है, तो यहाँ पर आप नोटिस कर लेना याद है कि इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म, है ना, यहाँ ऐसे टॉपिक डाल देना। अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है सो व्हाट विल वी से कि एक्स सेंटर ऑफ मास में, अब जो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डीएम में मास को कॉन्टिन्यूस या कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेते थे, वो भी अब इंटीग्रेशन में चला जाएगा। वाई सेंटर ऑफ मास में तो कुछ अब बचेगा नहीं, सारा का सारा ना इंटीग्रेशन में चला जाएगा, क्योंकि हमने क्या कंसिडर कर लिया है, जेड होगा ना, एक्स ये वाई हो गया, ये जेड होगा। हमने क्या कंसिडर कर लिया है कि अब हमारे पास जो भी चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी क्या हैं, नॉन यूनिफॉर्म में। तो अभी इसकी क्लासेस में हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है क्या नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद एक टॉपिक डालिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो काफ़ी लोग इसको पढ़ाते हैं, जैसे आपने अभी COM के बारे में पढ़ा है उसी तरह होता है, कोई नई चीज़ नहीं होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, एकदम आसान चीज़ है। अभी तक जितना तुम लोगों ने पढ़ा है सेम वही काम है, सेम उसी तरह का काम अपन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। डेफिनेटली कल अपनी कोई क्लास नहीं चली थी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट कंसीडर कर लिया ए डैश, या कोई एक्सिस कंसीडर कर लिया, और यहाँ पर एक बॉडी है ना। अब इस बॉडी के अंदर मान लीजिए हम लोग बोल रहे हैं बहुत सारे मासेस कन्फाइंड है, और इस एक्सिस से मान लीजिए मास m1 दूरी पे है, ये m2 दूरी पे है, अरे मतलब m1 m3, r1 दूरी, r2 दूरी, r3। तो हर मासेस का क्या होगा, धरती मैया अपनी तरफ खींचेंगी W1 से। वेट जो होता है ना, तुम्हें समझ में आ रहा होगा, धरती मैया खींचती हैं सबको, वेट मतलब W1 W2 W3। तो अभी तक तुमने मासेस का सेंटर पॉइंट कंक्लूड किया जहां पर कंसंट्रेटेड मान सकते थे। अब क्या करना होगा, तुम्हें वेट का पॉइंट कंसीडर करना होगा, जैसे W1 W2 W3 का पॉइंट कंसीडर करना होगा। सो मैं बोलूं कि मैं कोई एक ऐसा पॉइंट मान लूँ जहाँ पर इन W नेट हो, और W नेट का जो इफेक्ट हो वो ऐसा हो कि W1 W2 प्लस W3 के बराबर हो। यही तो हो गया अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल उसी तरह है, कोई खास अंतर नहीं आएगा आपके पास। ये हो जाता है कि R वेक्टर, अगर तुम पॉइंट वेक्टर निकालना चाहते हो, सिग्मा MI RI मास मूवमेंट डिवाइड बाई सिग्मा MI, सेम तरीके का होता है, कोई नई चीज़ नहीं होती। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, इसको M1 प्लस M2 प्लस M3 के GR के इफेक्ट को इंडिविजुअल कर देते हैं, तो वो जी वैसे ही कट जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात। जैसे यहाँ पर क्या लिखोगे तुम, जैसे मैं अगर तुमको इस पेंसिल, लेजर पेंसिल केवल दिखा दे रहा हूँ मैं, सबके लिए लिखोगे M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी लिखोगे। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए M1 इंटू GR1 के प्लस M2 इंटू GR2 के, प्लस यहाँ पे वेक्टर R लिख दोगे M3 इंटू GR3 के, डॉट डॉट डॉट। तो G सब में से कॉमन लेके G हट जाएगा, ये R वेक्टर क्या आ जाएगा, R1 R2 और R3 के समीप आएगा। तो मतलब यही इक्वेशन आपकी बन जाएगी जिसे आपने सेंटर ऑफ मास में किया था। कोई नई चीज़ दिखी क्या, कोई नई चीज़ दिखी, नहीं दिखी। चलिए अब टॉपिक डालिए आप, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यानी अब हमको अगर मान लीजिए कभी सेंटर ऑफ मास निकालने को आ जाएगा, है ना, कि से भैया चलो सेंटर ऑफ मास निकालो, तो फिर हमारे दिमाग में क्या चलेगा, भाई सेंटर ऑफ मास निकालें कैसे। और यहाँ पर जो हम मेथड आपको समझाने वाले हैं, यहाँ पर मेथड रहेगा अपना इंटीग्रेशन मेथड। यानी हम लोग जो बातें करेंगे वो मेथड रहेगा इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड से होकर ही अपनी सारी की सारी बातें होंगी। क्या होता है इंटीग्रेशन मेथड, किस तरह होता है इंटीग्रेशन मेथड, ये सारी की सारी चीज़ हम लोग यहाँ पर
देखेंगे। सो स्टार्टिंग विथ वेरी बेसिक, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास कितने तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बोलोगे भैया हमारे पास 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक हो गया लीनियर मास डेंसिटी, एक हो गया एरियल मास डेंसिटी, एक हो गया वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये 3 तरीके के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, डिपेंड करता है वो रॉड है, स्फेयर है, सिलेंडर है, तो जैसा जो रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि रॉड पे तुम एरियल लगा दोगे या वॉल्यूमेट्रिक लगा दोगे, तो जैसा डिस्ट्रीब्यूशन आपको वहाँ झलक रहा होगा, जैसा दिख रहा होगा, आप सेम उसी तरह का अप्रोच करिएगा। कोई ऐसी कोई खास बात तो है नहीं। सो अगर ये होता है तो आप लैम्डा इज इक्वल टू डी एम बाई डी एल लिख सकते हैं। सो डी एम की वैल्यू आप लैम्डा डी एल लिख सकते हैं अगर छोटा इंटीग्रेशन, क्योंकि देखो काटोगे हर जगह आप छोटा छोटा लेंथ, है ना, काटने आप हर जगह जा रहे हो, ये बात तय है, इस बात को आप ना नकार नहीं सकते। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये जो काटने वाली चीज़ है ना, ये आप हर जगह काटोगे, इस बात को आप टाल नहीं सकते, इस बात को आप हटा नहीं सकते कि भैया काटना पड़ेगा कि नहीं, काटना तो हर जगह पड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। सो इजिली तुम डी एम इजकल टू लैम्डा डी एल, इधर तुम क्या कर सकते हो, इधर सिग्मा लिख सकते हो डी एम बाई डी ए। सो इधर से डी एम इजकल टू लिख सकते हो सिग्मा इंटू डी ए, इधर रो लिख सकते हो डी वी बाई और सॉरी डी एम बाई डी वी, इधर से तुम डी एम लिख सकते हो रो इंटू डी वी। तो जैसा नाम वैसा काम, देख पा रहे हो, वॉल्यूम है, एरिया है, जैसा नाम दिख रहा है आपको वही इनका स्वरूप भी दिख रहा है। तो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सहारा लेना होगा, है ना। तो ये चीज आपको आनी ही चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे होगा, क्या होगा। अब चलो एक प्रॉब्लम देखते हैं किस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं, तब समझ में ज़्यादा आएगा। मान लो ये है अपने पास एक्स एक्सिस, ठीक है, ये मान लो अपने पास जेड एक्सिस है, और ये मान लो अपने पास वाई एक्सिस है। अब प्रॉब्लम वाले ने क्या बोला है कि जनाब ऐसा करिए, इस वाई वाले लेंथ पर जो वाई एक्सिस है, बेस से आप एक रॉड रख दीजिए। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये रॉड है, ठीक है। सो अब बोला है कि इस रॉड की लंबाई मान लीजिए एल है ना, मान लीजिए एल है लंबाई, ठीक है। और ये जो पॉइंट है तुम्हें पता है ये 0,0,0 होगा, और तुम्हें पता है ये एल पे है तो 0,L पे होगा ये। अब आपसे पूछा जाएगा कि आप इसका सेंटर ऑफ मास बताइए इस रॉड का, ठीक है। और इस रॉड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लेम्डा के हिसाब से है। आप क्या सोचोगे कि भाई सेंटर ऑफ मास कैसे बताए कोऑर्डिनेट सिस्टम से, तो आप यहाँ टॉपिक भी डाल सकते हो, सेंटर ऑफ मास, और यहाँ पे आप लिख सकते हो पहला पॉइंट रॉड। तो अब आपको पता है कि यार पूरा का पूरा लेंथ में लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे की पूरे लेंथ में लैम्डा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो अब इस लैम्डा के साथ किस तरह खेला जाए वो आपको थिंकिंग पहले डेवलप करनी है। तो क्या समझ में आ सकता है, हम लोग क्या देख सकते हैं, एक काम करते हैं भाई कि लीनियर रॉड है, समझ में तो आ रहा है, लेंथ एल है, और तो ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ी डिस्टेंस पे चल के एक डीवाई एलिमेंट काट लिया जाए, यहाँ पर सारा का सारा काम कर दिया जाए, तब भी हो जाएगा। ये काम किया जाए क्या, तो ऐसा करिए,
एक छोटा सा लेंथ चलिए y, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट काट दीजिए dy, ये जो छोटा सा एलिमेंट है dy। सो इस dy में अब मैं dm आपसे खुजवाऊंगा कि भाई dm क्या है। तो आप बोलोगे भैया अभी हमने पढ़ा था dm फॉर लेमडा होता कितना है, इट इज कम्स आउट टू बी लेमडा टाइम्स छोटा वाला लेंथ dy, और लेमडा की वैल्यू कितनी है, ये है लेमडा नॉट इंटू वाई इंटू डी वाई, है ना। क्योंकि हमें पता क्या है, हमें पता ये चलना चाहिए कि इस पूरे के पूरे लेंथ में मान लीजिए लेमडा नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। हम क्या मान के चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि लेमडा तो पूरे के पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और इस छोटे वाले सेक्शन में क्या है, हम मान लेते हैं लेमडा नॉट इंटू डी वाई है। जैसे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आपको ये गिवन प्रीसेट में दिया हो, मान लो ये डिब्बा है आपका, इस यहाँ में मैं लिख भी दे रहा हूँ ना ताकि आपको आसानी रहेगा। यहाँ पे आप लिख लो गिवन प्रीसेट, आपको गिवन प्रीसेट में ये दिया रहे कि इसी रॉड का पॉइंट आर पे चलने पे जो लेमडा बन रहा है वो लेमडा नॉट इंटू आर बन रहा है, ऐसा कुछ नियम के हिसाब से मान लो प्रीसेट दिया रहेगा कुछ ना कुछ रॉड पे कि कैसे वेरिएशन हो रहा है, तो लीनियरली वेरी कर रहा है, वो चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है। तो ये तो जनरल पॉइंट हो गया भाई कि लेमडा इंटू डी वाई है, तो इस पॉइंट से हमने लेमडा नॉट इंटू कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज किया है, ये जो एलिमेंट का कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा वो कितना होगा, ये होगा 0, y, 0, y दूरी पे चूज किए हो, 0 x एक्सिस है, z एक्सिस 0 है। सो x सेंटर ऑफ मास क्या समझ में आ रहा है कि जब 0 पे है तो कुछ सेंटर ऑफ मास होगा नहीं, पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। y सेंटर ऑफ मास क्या है, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंटीग्रेशन ऑफ x का dm, सॉरी y का dm डिवाइड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। तो अगर इसको करें तो कितना हो जाएगा, लेमडा नॉट का y इंटू डी वाई, सो ये y स्क्वायर हो जाएगा ना, dm y है तो ये y स्क्वायर और dy हो जाएगा। सो लेमडा नॉट y स्क्वायर, नीचे क्या बचेगा लेमडा नॉट y dy, सो y dy से y dy तो कट ही जाएगा, और अगर वैल्यू पुट करें 0 से लेके l तक तो ये आ जाएगा 2l/3, और z सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। सो जो सेंटर ऑफ मास आ रहा है वो आ रहा है 0, 2l/3, 0। तो ये चीज़ आपके सामने लिखी है। और एक काम और आप कर सकते हो यार, देखो एक चीज़ मैं बताऊं तो ये एक आध जगह ही वैलिड है, ये काटने वाला जो काम है वो हर जगह वैलिड नहीं है। सो आई विल से कि आप काटने की बजाय प्रॉपर इंटीग्रेशन करो, है ना। क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि इंटीग्रेशन के साथ वो टर्म जुड़ा होता है, डायरेक्ट आप कट आउट नहीं कर सकते, बट यहाँ पर लग जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन हर जगह लग जाए ये ऐसा संभव नहीं है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि प्लीज़ कन्फाइंड वे में आप इसको काटेंगे, ऐसे नहीं काटेंगे कहीं से भी काट लिए। तो पहले तो रॉड का हम लोगों ने निकाल लिया कि भाई रॉड का जो होता है वो होता है 0, 2l/3, 0। ये तो आसान था। तो रॉड के लिए हमने क्या किया, लीनियर कटआउट किया। समझ पा रहे हो मेरी बात आप। अब यही मान लीजिए रॉड की जगह हम लोग कोई क्या ले लें, सर्किल ले लें या रिंग ले लें, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ऐसे करो, सेकेंड टॉपिक डाल दो, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग, ये भी बोल सकते हैं हम। तो रिंग तो अपना ये हो गया ना, ये रिंग हो गया। अब मान लो कि ये तुम्हारा सेंटर पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस के बारे में कोई ना तो बात करने के लिए इतना खाली है ना बात करने की कोई अभी आवश्यकता दिख रही है ना, क्योंकि 2 ही प्लेन में रिंग रखोगे, 3 प्लेन में रखोगे नहीं तुम। अब बड़ा दिमाग इसमें लगाने वाली बात ये है कि ये रिंग जो है, ये रिंग तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, और डिस्ट्रीब्यूशन है लेमडा का डिस्ट्रीब्यूशन है। फिर ऐसा क्या करें
कि हमें किसी एक पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए काम। अब देखो रिंग है जनाब, तो ये जो बीच का आपको खाली जगह दिख रहा होगा, ये जो पूरा खाली जगह दिख रहा होगा जिसको मैं घेर रहा हूं, ये पहले आप बताइए भरा हुआ होगा या खाली होगा? रिंग है, अंगूठी है, तो जो अंगूठी होता है तो उसके अंदर का जो सरफेस होता है वो खाली होता है, हमेशा हमेशा आप इस चीज़ को जानते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ ये भी खाली है। तो मैं क्या दिमाग लगाऊंगा कि भाई मान ले तेरा पॉइंट ये जो है, ये जो तुम्हारा पॉइंट है ये वाला, ये जो पॉइंट है, लेट सपोज दिस इज ओ, ठीक है, और इसका जो रेडियस है लेट सपोज दिस इज आर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं मान लेता हूँ कि रिंग पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ऑन लेंथ, उसको हम लोग बोल दे रहे हैं लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी m अपॉन लेंथ हो जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर, पूरा का पूरा लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो 2 पाई आर पूरा का पूरा लेंथ होगा ना, जैसे अगर एरिया पे तो है नहीं। तो अब एक छोटा सा ऐसा करते हैं, थीटा एंगल चलते इधर से, जैसे वहां पर एक्स लेंथ वाई लेंथ चल के डिवाइड काटे थे, यहाँ पे थीटा लेंथ चल के आप ये काटोगे ये, तो ये जो सेगमेंट आपको मिलेगा, ये वाला जो सेगमेंट मैं कह रहा हूँ, ये वाला सेगमेंट, ये जो छोटा सा आपको ये सेक्शन मिल रहा है, ये वाला, ये ज़्यादा गंदा हो गया, इसको ऐसे कर देते हैं, ये जो सेक्शन मिल रहा है इसको, ये मिलेगा आपको डी थीटा एंगल पे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होती है आर डी थीटा। तुमने पढ़ा होगा आर की इक्वल टू, सो जो छोटा सा सेक्शन कटा उसकी वैल्यू आर डी थीटा होती है, कभी पढ़े हो? रेडियस इक्वल टू आर्क बाई एंगल, ऐसा कुछ करके है ना। तो आर्क लेंथ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो आर बाई डी थीटा, ओ सॉरी, आर इज इक्वल टू आर्क बाई डी थीटा, तो आर्क लेंथ आ गया आर इंटू डी थीटा। सो अब जो हमारा डीएम बन जाएगा वो क्या बनेगा? डीएम इज इक्वल टू होता है लैम्डा टाइम्स डी थीटा, है ना, लैम्डा टाइम्स आर्क। तो लैम्डा तो मेरे को पता है m अपॉन इंटू 2 का पाई का r है, इंटू जो और निकाला तुमने आर डी थीटा, इसको काट दो, r से r कट गया, ये बन गया तुम्हारा m डी थीटा बाई 2 पाई। तो बस आ गया। तो x सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ, अब x सेंटर ऑफ मास कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर ये r है तो इस डायरेक्शन में r कॉस गिरेगा, r कॉस थीटा गिरेगा, डायरेक्शन में गिरना भी तो है इसका, कि ऐसे ही कुछ ले लोगे, r है ना, समझ पा रहे हो? सो दिस विल बी r cos थीटा इंटू dm बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ m। तो m तो पूरा ऐसे ही रख दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो दूसरा मेरे पास हो जाएगा y सी ओम क्या गिर जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ r का साइन थीटा, ऊपर आपका dm बाई m गिर जाएगा। z तो पहले से बेचारा जीरो के पावदान पे है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, जो तुम्हारा लिमिट पॉइंट है जिसपे तुम्हें इंटीग्रेट करना है वो कैसे करना है? थीटा जीरो से लेके, मतलब माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक पूरे तक जाना है ना। तो पूरे तक जाओगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये भी जीरो आ जाएगी, ये भी जीरो आ जाएगी। सो वी कैन से दैट एक्स सेंटर ऑफ मास ऑन पुटिंग लिमिट विल बी जीरो, y center of mass on putting limit 0 and z center of mass on putting the limit will be 0, because we can say that कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि this is point number A and this is point number B, so अगर हम लोग A to B जाएं और इसको मान लेते हैं B to C जाएं, पूरे के पूरे एलिमेंट में माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक हो रहा होगा, और ये दोनों जीरो, एक में जीरो हो रहा होगा साइन वाले में, और इसमें माइनस पाई बाई से लेके पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 हो रहा होगा एक्स वाले में, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो सेंटर ऑफ मास कैन बी कंक्लूडेड एज 0,0,0 फॉर रिंग, यानी एकदम सेंटर, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है। तो वही सेम चीज़ हो गई ना, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ाई किया था सिमेट्रिक फिगर पे कहाँ रहेगा, सेम चीज़, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो जैसे भी हम लोगों ने पढ़ाई अपनी की थी सेम यहाँ पर आके ये रुक गया। तो यही बात होती है।
सो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे फिगर होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के फिगर होते हैं जिसके सेंटर ऑफ मास के बारे में हमसे पूछा जाता है। देखिए आपके पास जितने भी सिमेट्रिक फिगर होंगे, है ना, जैसे सर्कुलर डिस्क हो गया या फिर सॉलिड स्फीयर हो गया सबका, तो आप यहाँ पर सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग लिख दिए। तो कुछ और चीज़ें भी आप लिख लो, जैसे अब तो हर चीज़ हम लोग डिराइव करेंगे नहीं, तो जैसे मान लो आप लिख लो सर्कुलर डिस्क। तो सर्कुलर डिस्क में आपको किस तरह का इंटीग्रेशन काटना है आपको पता है, वहाँ पर आपको एक पॉइंट इंटीग्रेशन नहीं काटना है, वहाँ पर आपको पूरा इंटीग्रेशन काटना है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है 0,0,0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि भैया ये भी होते हैं सेम। लेकिन फोर्थ पॉइंट अगर आप लिखेंगे सेमी सर्कुलर डिस्क के बारे में, तो ये चीज़ सेमी सर्कुलर डिस्क के बारे में नहीं होता है, क्योंकि सेमी सर्कुलर डिस्क में क्या होता है कि हर जगह से वाई एक्स एलिमेंट तो कट जाता है हर जगह से, लेकिन वाई एलिमेंट नहीं कटता है। तो अगर आप फिगर बनाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी। एक्स सेंटर ऑफ मास और जेड सेंटर ऑफ मास यहाँ पर बराबर होता है, लेकिन वाई सेंटर ऑफ मास की वैल्यू हो जाती है 4r/3π। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा तो दिस विल बी 0,4r/3π, एक्स वाई और जेड की वैल्यू 0 सेमी सर्कुलर। और अगर मैं यहीं पे आपको सॉलिड स्फीयर के बारे में बोलूँ तो सॉलिड स्फीयर भी आपको पता है कैसा फिगर है, सिमेट्रिक फिगर है। इसका भी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ लाई करेगा, 0,0,0 पे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका भला होगा आगे चल के और आपको सेंटर ऑफ मास निकालने में दिक्कत नहीं हो। देखिए आप सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए 15 से 20 मिनट दीजिए, कुछ किताबें खोलिए, उसमें जो भी आपका सेंटर ऑफ मास है उनको पकड़िए, उनसे इवैल्यूएट करिए, कुछ स्ट्रेटजीज बनाइए। आपको मैंने एक बात पहले ही बताया था कि जो चैप्टर करना है उसको पूरा करना है। जब आप उससे स्ट्रेटजीज बनाएंगे, कुछ उससे आप वैल्यू डेवलप करेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि हाँ भाई मुझे चीज़ें समझ में आने लगी हैं। आप ऐसे बैठे रहोगे, आप खुद से, अब देखो ये सारी चीज़ें हम लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ाए रहते हैं, हम लोग पहले से पढ़े हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। शुरुआत में ये सारी चीज़ें सीखना और सिखाना दोनों हार्ड था सबके लिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ों का ट्रिग्नोमेट्री, आपको ज्योमेट्री प्लस एलिमेंट काटने का आइडिया प्लस इंटीग्रेशन करने का आइडिया, हर चीज़ चाहिए होता है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करें। चलिए थोड़ा सा अभ्यास सेशन देख लेते हैं। अभ्यास सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या प्रॉब्लम अपने पास आते हैं, उनको डिस्कस अपन करेंगे। चलिए जो सबसे पहला प्रॉब्लम मेरे पास वो है ये वाला। ये मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम है जो मैं आपको कराना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप बिना पॉज किए अपने स्क्रीन पर देखते रहेंगे, आपके पास 2 मिनट का समय रहेगा। आप बिना रोके वीडियो रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बस मुझे आंसर रिपोर्ट करेंगे। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना भी दे रहा हूँ। बोला क्या गया है कि डिटरमाइन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कैपिटल M इन शेप ऑफ राइट ट्रायंगल हुज डायमेंशन आर शोन इन फिगर। द ऑब्जेक्ट हैज यूनिफॉर्म मास पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पर मास पर यूनिट एरिया है, मास पर यूनिट लेंथ नहीं है दोस्त। समझ पा रहे हो मेरी बात सारे बच्चे? चलिए करके बताइए, जल्दी करके बताइए, सोचिएगा। इसमें ऐसा कुछ जान बुझ के कुछ ऐसी चीजें डाली नहीं गई हैं जो आपको ना आए। आप चाहोगे जिसे आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। बस आप सोचो कि आपको अप्रोच कैसे लेना है। जैसे सोल्यूशन पार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने मस्तिष्क में सोचो कि आपको अप्रोच कैसे लेना है। क्या सबसे पहले इसका डीएम निकालें, क्योंकि देखिए आपके सामने फिगर ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल उसका लेंथ ए बी और हाइपोटेनस सी है। बट अब सवाल ये होता है कि भैया अगर एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सारा काम तो एक जगह से कन्फाइंड मान के किया नहीं जा सकता, या कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई, सिंपल सी बात है, यू कांट डू दिस। सो क्या करेंगे? बस सेंटर पॉइंट से एक्स डिस्टेंस जाके डीएक्स में एक डीएम एलिमेंट काट लेंगे वाई लेंथ का। अरे जो अभी तक करते आए वही कर रहे हो क्या?
चल के dx एलिमेंट चल के एक छोटा सा लेंथ y काट के उसको dm बोल दो, कोई हर्जाना है क्या? नहीं। अब इस dm की वैल्यू तुम्हें पता है क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरियल है ना, सिग्मा दिया हुआ है, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू तुमने कितना स्ट्रिप काटा उसकी एरिया। सो मैं बोल सकता हूं कि टोटल मास तो m था, एरिया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए इंटू बी। ये हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट इंटू एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना हो जाएगा भाई, तुमने y काटा है dm के साथ। सो ये कितना हो जाएगा y इंटू कितना दूर चला है dx, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हो गया y, ब्रेथ हो गया dx। ठीक है, तुम्हारा dm निकल के आ गया सामने कि dm की वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और क्या बचेगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m अपॉन ए बी इंटू वाई डी एक्स। सो ये तुम्हारा अगर dm आ गया मेरे दोस्त, आपको क्या निकालना था, सेंटर ऑफ मास निकालना था। सो अब हम क्या बोल सकते हैं कि dm इजिकल टू, नए पेज पे dm इजिकल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल M डिवाइडेड बाई ए बी टाइम्स वाई डी एक्स। लेट सपोज दिस इज x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, y z कोऑर्डिनेट, तो ये y हो गया, ये z और ये x। सो अगर x सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, मास तो कंसंट्रेटेड है, इंटीग्रेशन ऑफ x का dm, तो 1/m इंटीग्रेशन ऑफ x का 2m बाई ए बी वाई डी एक्स। और कहाँ से कहाँ, जीरो से लेके ए तक, यहीं से लेके यहाँ तक कर रहा है ना, ये टोटल x की दूरी है। तो क्या समझ में आ रहा है, 2m भी निकल आएगा बाहर, 2m भी से भी कोई मतलब नहीं होगा, a बेचारा और y dx है, तो x dx चले जाएगा इधर, तो x सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/ab, जीरो से लेके a तक x y dx। अब सवाल ये हो रहा है कि यार इस y की वैल्यू को कैसे सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि यहाँ पर देखिए x dx तो दिख जा रहा है कि चलो ठीक है इंटीग्रेट करने योग्य है, x के साथ dx का कॉम्प्लीमेंट है। इस y की वैल्यू को इस ट्रायंगल से एलिमिनेट किया जा सकता है, सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है आपको। सो y बाई एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए। सो y इज इक्वल टू बी बाई ए इंटू एक्स। कितने लोगों को दिख गया सिमिलर ट्रायंगल? कह तो रहा हूँ आपको हर चीज़ यूज करनी है, ऐसा नहीं कुछ आप छोड़ सकते हो। दिख रहा है आप लोग को? सो ये हो जाएगा 2/ab x इंटू बी बाई ए इंटू एक्स डी एक्स। सो एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, जेड तो जीरो है, जेड के बारे में कोई बात नहीं होगी, 2/ab इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके ए तक, एक्स को बाहर निकालो बी बाई ए, एक्स को बाहर निकालो डी एक्स। ये एक्स स्क्वायर कैसे कटेगा, क्यूब बन जाएगा। सो ए बी तो निकल गया, 2/a² बचा, बी से बी उड़ा दो, ए स्क्वायर हो गया बाहर आ गया, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो ये x³/3 हो जाएगा क्या, और ये जीरो से लेके ए हो जाएगा क्या, तो 2a/3, ये बन जाएगा 2a/3। उसी तरह y सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो 1/3b आएगा। सो जो कोऑर्डिनेट मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 2a,3,b,3। ये अपने पास करेक्ट आंसर है। इसी तरह आपको करना होता है, कोई नई चीज़ नहीं है, बट आपको इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन वगैरह का सहारा लेना था, थोड़ा बढ़िया तरीके से ये सवाल था। और ऐसे क्वेश्चंस आपसे ना देखिए बेसिकली पूछे ही पूछे जाएंगे, इसमें आप कितना भी रोगा लो, इन प्रॉब्लम को इजी लेवल पर रखा जाता है इनको हार्ड लेवल पर नहीं रखा जाता। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कोई तकलीफ किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अभी दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। सो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए ये है आपका कैविटी टाइप का प्रॉब्लम।
जब भी आप सेंटर ऑफ मास पे, जैसे मान लीजिए अगर आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, कोई बॉडी आपके पास है जिसका मास मान लीजिए m है, आपने कोई बॉडी यहाँ ला के रख दी तो ऊपर m+m हो जाएगा, कोई बॉडी निकाल ली तो m-m हो जाएगा। सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखना, बाकी कोई चीज़ आपको नहीं याद रखनी है। तो इस प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला गया है, पहले पढ़ लीजिए। अ डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड। ये जो डिस्क है ये वाली, इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। ओके, एज सोन इन फिगर, इफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज M। अब बोला गया है कि अगर मास जो रिमेनिंग पार्ट है उसका M है, आपसे बोला है देन लोकेट सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ले लो, इसका सोल्यूशन करने के लिए 1 मिनट का टाइम ले लो, सोचो क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सोचो। सबसे पहले देखो कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है। मतलब जब निकाल लिया तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, सबसे पहले इसको सोचते हैं, बाद में सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे अपने आप ही। कैसे है क्या है उसको सोचने से पहले ये सोचते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है। क्या, यही चीज़ तो कह सकता हूँ मैं कि पहले ये तो सोच लूँ कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तब तो कुछ आगे की बात करूँगा। तो सोच के देखो, शायद कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, सोचते रहे। सो क्या मैंने बोला था इस टाइप के प्रॉब्लम में, यू जस्ट नीड टू एज्यूम दैट कि यहाँ पर जो है सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम लोग को पता है कि यहाँ से काट के निकाला जा रहा है, तो हम लोग m1 के बारे में क्या बोल सकते हैं, जो निकला रहा है r/2 का, सिग्मा पाई r²/4 r/2 का होल स्क्वायर। उसी तरह m2 के बारे में क्या बोल सकते हैं, सिग्मा पाई r²। अब हमें पता है कि अगर हमें काट के निकालना जा रहा है तो x सेंटर ऑफ मास आता है, m1 x1 x2 m2 x2 जिसमें से निकाला जा रहा है वो बड़ा होना चाहिए, डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1। ये याद रखिएगा आप लोग। सो वी कैन डेफिनेटली से कि भाई x की वैल्यू आएगी -r/6, यानी ये आपका सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका जवाब होगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से याद करके रखिएगा। याद रखिए ये वाला पॉइंट x2 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ से निकाला ही जा रहा है। x1 पॉइंट बनेगा आपका r/2 और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा -r/6। तो आगे की भी क्लास आप इसी तरह एंजॉय करिए। हम लोग और प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे, सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। COM के लेक्चर नंबर 2 में हम लोग और कुछ देखेंगे। तब तक आप लोग नोट्स डाउनलोड करके पढ़ते रहिए। जो बच्चे भी अभी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं, दे कैन यूज माई कोड टारगेट कोड यूज करके आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। कुछ बैचेज हैं जो ऑन गोइंग है, जैसे ऑल स्टार जेईई मेन बैच, रैंक रिफाइनर बैच, अर्ली उत्कर्ष बैच, न्यूक्लियस स्कोर बैच, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। ये आपको पैक का है, अभी आपका एक बम्पर ऑफर चल रहा है 3 मंथ का। अगर आप पैक ये कोड यूज करते हैं TARGET तो आपको ये मिलता है 1 मंथ फ्री। सो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया बढ़िया एडुकेटर आपको पढ़ा भी रहे हैं, प्लस एडवांस की बैचेस भी आपकी यहाँ पर ऑन गोइंग रनिंग में चल रही हैं। आप कोई भी बैच ले सकते हैं, किसी भी बैच में आकर पढ़ सकते हैं। आपकी पढ़ाई बाधित नहीं होनी चाहिए। नोट्स आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, क्योंकि नोट्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने नहीं लिखा, वैसे भी आपने चीज़ें अपने पास लिख ली होंगी, और स्क्रीनशॉट भी 1 नंबर का परफेक्ट मुझे लगता है आ जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट भी एक समय ले सकते हैं इसको, और तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को आगे करिए, खूब मन लगा के पढ़िए। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यार। एक दिन में मैंने बोला है कि आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही जल्दी एडवांस के बैचेस भी आपके हमारे प्लस पर आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं बार बार आपको एसेस कर रहा हूँ कि ये कोड टारगेट कोड यूज करके आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं, है ना। पीछे मत हटें, किसी भी चीज़ के लिए आप कहीं और ना जाएं, या फिर कहीं खोजे ओजे ना कि भैया कि हमें यहाँ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मन लगा के डेडिकेटेड वे में अच्छे से पढ़ाई करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।